चलिए आज शुरू करते हैं सेट नंबर 11। सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझ लेना है। पहला नंबर प्रश्न है, यदि a अनुपात b बराबर 2:3, b अनुपात c बराबर 5:6, c अनुपात d बराबर 3:4 हो तो a अनुपात b अनुपात c अनुपात d का मान क्या होगा। बहुत ही आसान प्रश्न है और VVI प्रश्न है। इस तरह का प्रश्न एग्जाम में आता है। कैसे सॉल्व करना है समझने का कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले आपको लिखना है a अनुपात b, b अनुपात c, c अनुपात d। इस तरीके से सबसे पहले आपको लिखना है और आपको इसको नहीं लिखना है, डायरेक्ट वैल्यू को लिखना है। समझने का कोशिश कीजिएगा। तो a अनुपात b का वैल्यू कितना है, यानी कि 2:3 है, तो आपको लिखना है 2:3। समझने का कोशिश कीजिएगा, बहुत ही आसान है। इसके बाद b अनुपात c कितना है, 5:6 है, तो आपको यहाँ पर लिखना है 5:6। समझने का कोशिश कीजिएगा। इसके बाद c अनुपात d कितना है, 3:4 है, तो आपको यहाँ पर लिखना है 3:4। इस तरीके से सबसे पहले आपको लिख लेना है। अब समझने का कोशिश कीजिएगा। अगर इसको गुना कर देंगे तो a का वैल्यू मिल जाएगा, क्योंकि हम लोग को निकालना है a अनुपात b अनुपात c अनुपात d। अगर इसको गुना कर देंगे तो a का वैल्यू मिलेगा और इसको गुना करेंगे तो d का वैल्यू मिल जाएगा। समझने का कोशिश कीजिएगा, बहुत ही आसान है। अब आपको समझना है b और c के लिए। आपको यहाँ से स्टार्ट करना है। समझने का कोशिश कीजिएगा। आपको स्टार्ट यहाँ से करना है। अगर यहाँ से स्टार्ट करके अगर हम इधर से चलेंगे तो ये मिल जाएगा b के लिए। समझने का कोशिश कीजिएगा। तो b के लिए किसको किसको गुना करेंगे, यानी कि यहाँ पर 3 है, 5 है और यहाँ पर फिर से 3 है। यहाँ से स्टार्ट करेंगे और इधर से चलेंगे तो b का वैल्यू मालूम हो जाएगा। अगर आप यहाँ से स्टार्ट करते हैं और इधर से चलते हैं, समझने का कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर देख लीजिए, इधर से चलते हैं तो आपको मिल जाएगा c का वैल्यू। समझने का कोशिश कीजिएगा। एक बार अच्छा से समझ लेंगे तो फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। एक बार मैं फिर से फ्रेश लिख लेता हूँ। समझने का प्रयास कीजिएगा। एक बार अच्छा से सीखना है, समझना है। सबसे पहले 2:3, इसके बाद 5:6, इसके बाद 3:4 है। समझने का कोशिश कीजिएगा, बहुत ही आसान है। तो सबसे पहले इसको गुना करेंगे तो a का वैल्यू मिल जाएगा। तो गुना कर लेते हैं। 2 × 10 और 10 × 30, यानी कि यहाँ पर हो गया 30। इसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं। आपको यहाँ से स्टार्ट करना है। समझने का कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर 3 है तो 3 से स्टार्ट करना है। अगर इधर से आप गुना करेंगे तो b का वैल्यू मिल जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, 3 × 5 = 15 और 15 × 45, यहाँ पर हो जाएगा 45। अगर आप इधर से चलते हैं तो c का वैल्यू मिल जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, अगर आप इसको गुना करेंगे, देखिए इसको मैं एक बार यहाँ पर दिखा देता हूँ। अगर इसको गुना करेंगे तो 3 × 6 = 18 और 18 × 3 = 54, यानी कि c का वैल्यू मिल चुका है। अब समझने का कोशिश कीजिएगा। एक बार अच्छा से समझना है। अगर एक बार अच्छा से समझ लेंगे तो फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर इसको गुना कर देंगे, इसका मतलब 3, 6, 4 को गुना करेंगे तो d का वैल्यू मिल जाएगा, यानी कि 3 × 6 = 18 और 18 × 4 = 72 होता है। यहाँ पर 72 लिखेंगे। अगर ये सभी में कुछ कॉमन है तो कॉमन को बाहर कर देना है। अब समझने का कोशिश कीजिएगा। तो क्या कॉमन है, इसमें 5 है, इसमें 5 है, इसमें 5 नहीं है। समझने का कोशिश कीजिएगा। अब यहाँ पर 3 सब में होना चाहिए। समझने का प्रयास कीजिएगा। 3 से सभी को काटते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 10 हो जाएगा, यानी कि 3 से काट रहे हैं तो 10 × 30 और यहाँ पर 15 × 45 और यहाँ पर 54 है, तो क्या हो जाएगा 3 एकम 3। यहाँ पर कितना बच गया है, यानी कि 18 × 54 होता है। तो यहाँ पर 18 हम लिख लेते हैं। समझने का कोशिश कीजिएगा। 3 एकम 3, 2 बच गया था, यानी कि 3 × 8 = 24 सही है। इसके बाद यहाँ पर 3 से डिवाइड कर लेते हैं। 3 दूना 6, 1 बच गया है तो कितना हो जाएगा, यानी कि 12। तो 3 × 4 = 12। समझने का कोशिश कीजिएगा, बहुत ही आसान है।
अब कुछ कॉमन है, अब कुछ भी कॉमन नहीं है। इतना लिखने के बाद अगर कुछ कॉमन रहेगा तो कॉमन को काट देना है, हटा देना है। तो ये आपको सही आंसर मिल गया है। देख लीजिए कहाँ पर है। अगर एक बार अच्छा से सीख लेंगे, समझ लेंगे तो फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो देख लीजिए 10, 15, 18, 24, 10, 15, 18, 24 कहाँ पर है? ख ऑप्शन सही है। एक बार फिर से आपको अच्छा से समझ लेना है। अगर इसको सीधा गुना करेंगे तो ए का वैल्यू मिलेगा, इसको सीधा गुना करेंगे तो डी का वैल्यू मिलेगा। आपको यहाँ से स्टार्ट करना है। अगर इधर से आप गुना करेंगे तो बी के लिए वैल्यू निकल जाएगा, अगर आप इधर से गुना करेंगे तो सी के लिए वैल्यू निकल जाएगा। बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अगर कहीं पर कंफ्यूजन होगा तो कमेंट में लिख के बताइएगा, मैं फिर से समझाने का प्रयास करूंगा। अगला प्रश्न दूसरा नंबर। सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझना है। अगर प्रश्न समझ में आ गया तो बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। दूसरा नंबर प्रश्न है, प्रथम 50 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा? बहुत ही आसान है, इसमें कलम और कॉपी यूज करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। समझने का कोशिश कीजिएगा। 50 विषम संख्या है, प्रथम 50 समझने का कोशिश कीजिएगा। अगर विषम संख्या प्रथम से स्टार्ट रहेगा, कहने का मतलब 1, 3, 5, ये प्रथम से स्टार्ट है और 50 तो है, तो कैसे जोड़ेंगे? यानी कि n का स्क्वायर कर देंगे, यानी कि 50 का स्क्वायर कर देंगे तो 50 विषम संख्या का योग मालूम हो जाएगा। प्रथम 50 विषम संख्या का योग मालूम हो जाएगा। तो योग के लिए क्या करेंगे? 50 का स्क्वायर और बटे में, यानी कि टोटल कितने संख्या है? 50 है, तो यहाँ पर आपको रखना होगा 50। समझने का कोशिश कीजिएगा। ऊपर में आप लिख सकते हैं 50 गुने 50 और यहाँ पर बटे में 50 है, यानी कि इसका आंसर कितना आएगा? तो 50 आ जाएगा। तो देख लीजिए कहाँ पर है, क ऑप्शन सही है। अगर एक बार अच्छा से सीख लेते, समझ लेते तो इसमें कलम और कॉपी यूज करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। और इसी तरह का प्रश्न एग्जाम में आता है। अगला प्रश्न तीसरा नंबर। सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझ लेना है। अगर प्रश्न समझ में आ गया तो बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कर लेंगे। इसमें कितना है? कोस 1 डिग्री, कोस 2 डिग्री, इस तरीके से कोस 90 डिग्री तक है। तो अगर इसका गुणनफल करेंगे तो वैल्यू कितना आएगा? समझने का कोशिश कीजिएगा। सभी का वैल्यू को रखेंगे और गुना करेंगे, तो गुना करेंगे तो वैल्यू कितना आएगा? समझने का कोशिश कीजिएगा। एक चीज आपको अच्छा से समझना है, इसमें कलम और कॉपी यूज करने का जरूरत नहीं है। कोस 90 डिग्री का वैल्यू 0 होता है। अगर आप गुना में कहीं पर भी अगर आप 0 से गुना करेंगे तो टोटल वैल्यू 0 हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 0, यानी कि दूसरा नंबर ऑप्शन सही है। इसमें कलम और कॉपी यूज करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। अगला प्रश्न 4 नंबर। सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझ लेना है। निम्नलिखित में से कौन सा साइन का पावर 4 थीटा माइनस कोस का पावर 4 थीटा के बराबर है? समझने का कोशिश कीजिएगा। बहुत ही आसान है। अगर कहीं पर इस रूप में दिया हुआ है a का पावर 4 माइनस b का पावर 4 बराबर क्या होगा, तो आप इसके बराबर में लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। समझने का कोशिश कीजिएगा। लेकिन यहाँ पर ए के जगह में साइन थीटा है और बी के जगह में कोस थीटा है। समझने का कोशिश कीजिएगा। तो आप क्या लिख सकते हैं? तो आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा और इनटू में फिर से साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा आप लिख सकते हैं। समझने का कोशिश कीजिएगा। बहुत ही आसान है। तो इसके बराबर में 1 होता है तो इसका वैल्यू 1 रख देंगे और यहाँ पर फिर से साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर इसका कोई वैल्यू नहीं होता है। अगर 1 से इसको गुना कर देंगे तो इतना ही रह जाएगा, यानी कि इसका आंसर कितना होगा? साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो देख लीजिए कहाँ पर है, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, यानी कि 4 नंबर ऑप्शन सही है। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, सीखना है, समझना है। अगर एक बार अच्छा से सीख लेंगे, समझ लेंगे तो फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। अगला प्रश्न 5 नंबर। सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझ लेना है। यदि किसी त्रिभुज के कोणों का अनुपात 2x अनुपात 3x अनुपात 4x है तो x का मान होगा। समझने का कोशिश कीजिएगा। यदि किसी त्रिभुज के कोणों का अनुपात दिया हुआ है तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 होता है। अब क्या करेंगे? सभी को जोड़ेंगे। 2x प्लस
3x प्लस 4x, समझने का कोशिश कीजिएगा। अगर यहाँ पर अनुपात में x नहीं रहता तो x मान के चलते, लेकिन इसमें पहले से x दिया हुआ है तो इसमें अब मानने का जरूरत नहीं है। तो सभी को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, यानी कि 180 डिग्री मिलेगा। यानी कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है। तो तीनों कोनों को जोड़ेंगे तो बराबर में 180 हो जाएगा। इसको जोड़ लेते हैं, कितना हो जाएगा, 4 3 7 और 2 9, यानी कि 9x और इधर में हो जाएगा 180। अब यहाँ पर देख लीजिए 9 से काटेंगे तो 9 दूना 18, यानी कि यहाँ पर आ गया है x बराबर 20। समझने का कोशिश कीजिएगा, बहुत ही आसान है, डिग्री में है। तो x का वैल्यू निकालना था, x का वैल्यू आ गया है, देख लीजिए कहाँ पर है, ख ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न 6 नंबर। सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझ लेना है। किसी वृत्त में जिसका केंद्र O पर है, एक समबाहु त्रिभुज ABC है, तो कौन BOC होगा। समझने का कोशिश कीजिएगा, बहुत ही आसान है, इसमें कलम और कॉपी यूज करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। एक बार अच्छा से समझना है, अगर एक बार अच्छा से समझ लेंगे तो फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इस तरीके से बना हुआ है फिगर, एक बार मैं बना लेता हूं। यहाँ पर C है और यहाँ पर सेंटर है, यानी कि वृत्त का सेंटर है और इसका नाम दिया गया है O। समझने का कोशिश कीजिएगा, यहाँ पर इसको मिलाया हुआ है, समझने का प्रयास कीजिएगा। अब यहाँ पर इस तरीके से एक कोण बन रहा है, अब समझने का कोशिश कीजिएगा। तो कौन सा कोण का वैल्यू निकालना है, BOC का मान, यानी कि BOC इसका वैल्यू बताना है कि यहाँ पर कितना डिग्री का कोण होगा। समझने का कोशिश कीजिएगा, तो यहाँ का जो कोण होता है उससे ये वाला दुगुना होता है। समझने का कोशिश कीजिएगा। तो सबसे पहले आपको मालूम करना है कि यहाँ वाला कितना है, समझने का प्रयास कीजिएगा। तो ये जो त्रिभुज है यहाँ पर क्या है, A है, ABC कैसा त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज है। तो समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, सभी कोण 60 डिग्री का होता है, यानी कि ये भी 60 डिग्री का, ये भी 60 डिग्री का, ये भी 60 डिग्री का। तो ये जो त्रिभुज है कैसा त्रिभुज है, यानी कि समबाहु त्रिभुज है। तो यहाँ पर कितना होगा, यानी कि 60 डिग्री होगा। अगर यहाँ पर 60 डिग्री है तो यहाँ पर कितना होगा, यानी कि इससे दुगुना होगा, यानी कि 120 डिग्री हो जाएगा। इसमें कलम और कॉपी यूज करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, आप देखते के साथ आंसर बता सकते हैं, लेकिन एक बार कॉन्सेप्ट को अच्छा से समझना होगा। तो देख लीजिए चौथा नंबर ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न 7 नंबर। सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझ लेना है। 150 मीटर लंबी एक सवारी गाड़ी विपरीत दिशा से आती हुई 100 मीटर लंबी किसी मालगाड़ी को पार कर जाती है। यदि सवारी गाड़ी और मालगाड़ी की चाल क्रमशः 39 किलोमीटर प्रति घंटा और 21 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो उसे पार करने में कितना समय लगेगा। बहुत ही आसान है, समझने का कोशिश कीजिएगा। जब एक रेलगाड़ी दूसरे रेलगाड़ी को पार करती है तो दूरी क्या लेते हैं, दोनों रेलगाड़ी की लंबाई को जोड़ के लेते हैं। समझने का कोशिश कीजिएगा। समय निकालना है तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल होता है, यानी कि डिस्टेंस बटे स्पीड होता है। समझने का कोशिश कीजिएगा। तो डिस्टेंस क्या लेना है, यानी कि दोनों रेलगाड़ी की लंबाई को जोड़ के, तो कितना हो जाएगा 150 और 100, यानी कि 250 मीटर हो जाएगा। यानी कि दूरी मिल चुका है 250 मीटर। अब यहाँ पर आपको स्पीड लेना है। तो अब समझने का कोशिश कीजिएगा। सवारी गाड़ी इधर जा रही है और मालगाड़ी इधर आ रही है, यहाँ पर लिखा हुआ विपरीत दिशा। तो यहाँ पर हम लोग क्या लेंगे, यानी कि स्पीड के जगह में क्या लेना है, जब एक रेलगाड़ी दूसरे रेलगाड़ी को पार करती है तो स्पीड क्या लेंगे, रिलेटिव स्पीड लेंगे। लेकिन यहाँ पर विपरीत दिशा में है तो दोनों को जोड़ के लेंगे। समझने का कोशिश कीजिएगा, बहुत ही आसान है। तो एक का है 39 किलोमीटर प्रति घंटा और एक का है 21 किलोमीटर प्रति घंटा, तो जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 और 1 10 हो जाएगा। और यहाँ पर देख लीजिए 3 2 5 और 1 6 हो जाएगा। यानी कि ये किलोमीटर प्रति घंटा में आया है, लेकिन यहाँ पर मीटर में है और समय को लाना है सेकंड में, तो इसको भी मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेंगे। तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, 5/18 से गुना कर लेंगे। समझने का कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले इसको 6 से काट लेते हैं तो 10 छक 60 हो जाएगा और 6 से इसको काटेंगे तो 6 तिया 18, यानी कि ऊपर में 50 और नीचे में 3 है। अब यहाँ पर इसको रख देंगे। अगर यहाँ पर 50/3 रखेंगे तो 3 ऊपर में चला जाएगा, तो सबसे पहले ऊपर में 3 को ले जाते हैं और नीचे में कितना रहेगा, 50 रहेगा। समझने का कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले ये 0 और ये 0 कट जाएगा। देखिए
कितना आसान है, सिर्फ आपको इतना करना है, ये तो आपको अपने माइंड में कैलकुलेट करना है, समझने का प्रयास कीजिएगा, बहुत ही आसान है। तो यहाँ पर देख लीजिए 5 से काटेंगे, 5 बचे 25 और 5 तिया 15, यानी कि 15 सेकेंड में पार कर जाएगी। बहुत ही आसान है, देख लीजिए कहाँ पर है, का ऑप्शन सही है। तो इस तरीके से आपको एग्जाम में सॉल्व करना है। अगर एक बार अच्छा से सीख लेंगे, समझ लेंगे, तो फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। अगला प्रश्न 8 नंबर। सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझना है। अगर प्रश्न समझ में आ गया तो बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। कोई धनराशि 3 वर्षों में 850 रुपया हो जाती है तथा 6 वर्षों में 1000 रुपया हो जाती है, तो साधारण ब्याज की दर ज्ञात करें। दर निकालना है, यानी कि आर निकालना है, तो आर बराबर क्या होता है, इंटरेस्ट गुने 100, इंटरेस्ट गुने 100 और बटे में पी गुने टी होता है। समझने का कोशिश कीजिएगा। अगर इंटरेस्ट मालूम हो जाएगा, मूलधन मालूम हो जाएगा और समय मालूम हो जाएगा तो दर निकल जाएगा। समझने का कोशिश कीजिएगा। तो सबसे पहले इंटरेस्ट निकलेगा। इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, कोई धनराशि 3 वर्ष में 850 रुपया हो जाती है, यानी कि मिश्रधन, और 6 वर्ष में 1000 रुपया हो जाती है, यानी कि यहाँ पर 2 मिश्रधन दिया हुआ है। तो क्या करेंगे, 6 वर्ष के मिश्रधन में, 6 वर्ष का मिश्रधन कितना है, 1000 है। 6 वर्ष के मिश्रधन में 3 वर्ष का मिश्रधन को माइनस कर देंगे तो इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो 3 वर्ष का मिश्रधन कितना है, यानी कि 850 रुपया है। माइनस कर लेते हैं तो कितना बचेगा, यहाँ पर 0 और यहाँ पर 1 दाएं 10, 1 दाएं 10, 10 में से 5 तो 5 हो जाएगा। और यहाँ पर कितना है, 9, 9 में से समझने का प्रयास कीजिएगा, 9 में से 8 तो यहाँ पर 1, यानी कि 1000 में 850 घटाएंगे तो 150 बचेगा, यानी कि इंटरेस्ट आ गया है। कितना आया है, तो 150 आ गया है। समझने का कोशिश कीजिएगा। तो ये जो इंटरेस्ट है कब का है, समझने का कोशिश कीजिएगा। ये इंटरेस्ट कितने साल का है, अब आपको समझना है। ये इंटरेस्ट कैसे मिला है, यानी कि 6 साल के मिश्रधन में से 3 साल के मिश्रधन को घटाने से मिला है। तो समय में कितने का अंतर है, यानी कि 3 साल का अंतर है। तो ये इंटरेस्ट जो मिला है 3 साल का इंटरेस्ट मिला है। समझने का कोशिश कीजिएगा। और 3 साल का मिश्रधन दिया हुआ है तो मूलधन आप ज्ञात कर सकते हैं। समझने का कोशिश कीजिएगा। तो मूलधन कैसे ज्ञात करेंगे, एक बार अच्छा से समझना है। 3 साल का मिश्रधन दिया हुआ है, कितना है, 850 रुपया, और 3 साल का इंटरेस्ट हम लोग को मालूम हो चुका है। तो 3 साल के मिश्रधन में, समझने का कोशिश कीजिएगा, 3 साल के मिश्रधन में अगर 3 साल का इंटरेस्ट को माइनस कर देंगे तो मूलधन ज्ञात हो जाएगा। तो देख लीजिए कितना आ जाएगा, 50 में 50 घटाएंगे तो यहाँ पर 0 0, और यहाँ पर देख लीजिए 8 में 1 घटाएंगे तो 7, यानी कि मूलधन आ गया है 700 रुपया। तो अब यहाँ पर रख देंगे। अब यहाँ पर आपको समझना है, इंटरेस्ट यहाँ पर इतना है 3 साल का, तो यहाँ पर रख दिए, गुने में 100 है। इसके बाद मूलधन कितना आया है, तो मूलधन आया है 700 रुपया। और यहाँ पर आपको समय क्या लेना है, क्योंकि हम लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं 3 साल का, तो यहाँ पर आपको समय 3 साल रखना होगा। समझने का कोशिश कीजिएगा, बहुत ही आसान है। सबसे पहले 2 0 कट जाएगा और यहाँ पर देख लीजिए 3 से काटेंगे तो 3 बचे 15 और 1 0, यानी कि आ गया है 50/7। अब इसको डिवाइड कर लेते हैं तो 7 7 49 हो जाएगा और 1 ऊपर में बच जाएगा और नीचे में 7, यानी कि इतना परसेंट। देख लीजिए कहाँ पर है, 7.1/7%। तो कहाँ पर है, तो दूसरा नंबर ऑप्शन सही है। इस तरीके से आपको एग्जाम में सॉल्व करना है। तो आप ऐसे कैसे सॉल्व कर पाएंगे, जब आप अच्छा से सीख लेंगे, जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा, तो इसी प्रश्न को आप बहुत ही फास्ट कैलकुलेट कर सकते हैं और जल्दी में आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न 9 नंबर। सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझना है। अगर प्रश्न समझ में आ गया तो बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। बहुत ही आसान है, इसको आप बहुत ही आसान तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो क्या करना है, फर्स्ट वाला और लास्ट वाला को 2 पार्ट में तोड़ना है। कैसे तोड़ना है मैं पहले बता चुका हूं, तो आप इसको लिख सकते हैं 1/5 - 1/6, यानी कि नीचे वाला जो संख्या लगातार संख्या होना चाहिए, यानी कि 5 छक 30 और ये दोनों क्या है, लगातार संख्या है। अगर सभी को इस तरीके से तोड़ेंगे तो इस तरीके से कटते जाएगा। एक बार मैं एक स्टेप और लिख लेता हूं, समझने का कोशिश कीजिएगा। 1/42 को आप कैसे तोड़ेंगे, 1/6 और माइनस में 1/7। देखिए ये माइनस में ये प्लस में कटेगा और आगे लिखेंगे तो इस तरीके से कटते जाएगा। तो फर्स्ट वाला से
पहला वाला बचेगा यानी कि 1/5 यहाँ पर बचेगा और लास्ट वाला से लास्ट वाला बचेगा जो कि माइनस में होगा। समझने का कोशिश कीजिएगा। अब आपको तोड़ना है किसको, यानी कि 1/110 को। तो आप तोड़ सकते हैं 1/10 और माइनस में 1/11 यानी कि गुना करेंगे तो 110 हो जाएगा। तो ये वाला यहाँ से बचेगा तो आपको यहाँ पर लेना है, यानी कि बीच में ये सभी कट जाएगा, यहाँ से फर्स्ट वाला और यहाँ से लास्ट वाला बचेगा। तो इस तरीके से आपको लिख लेना है, इसी को कैलकुलेट करेंगे आंसर आ जाएगा। तो देख लीजिए 11×5 = 55 हो जाएगा। इसके बाद 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 11 आ जाएगा और 11 से इसको डिवाइड करेंगे तो 5 से ऊपर में गुना करेंगे तो यहाँ पर 5 हो जाएगा। अगर यहाँ पर हम लोग 11 में से 5 घटाएंगे तो 6 बचेगा और नीचे में क्या है 55 है। तो देख लीजिए इसका सही आंसर आ गया है 6/55। तो कहाँ पर है, तो चौथा नंबर ऑप्शन सही है। तो इस तरह का प्रश्न एग्जाम में आता है। अब चलते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर। सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझ लेना है। अगर प्रश्न समझ में आ गया तो बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। अमर और अंजलि की वर्तमान आयु में अनुपात 2:3 है। 3 वर्ष बाद यह अनुपात 3:4 होगा। अमर की वर्तमान आयु कितने वर्ष है। मैं बहुत बार ट्रिक में बता चुका हूं, अब मैं ट्रिक में नहीं बताऊंगा। अगर आप ट्रिक में सीखना चाहते हैं तो आयु संबंधी वीडियो को देख लीजिएगा, आपको वहां पर ट्रिक में मिल जाएगा और कॉन्सेप्ट में भी मिल जाएगा। अब मैं इसको कॉन्सेप्ट में बताऊंगा, समझने का कोशिश कीजिएगा। तो यहाँ पर अमर और अंजलि की वर्तमान आयु में अनुपात दिया हुआ है। अब क्या करना है, इसको आपको सीधा सीधी बट्टा में लेके चलना है। 2/3 है, आपको ये ले लेना है। अब साथ में x लेना है, समझने का कोशिश कीजिएगा। अब क्या करेंगे, ये वर्तमान का है, ये जो अनुपात है कब का है, वर्तमान का है। और दूसरा जो अनुपात है वो कब का है, 3 वर्ष बाद का है। अगर इसमें 3 जोड़ देंगे तो ये अनुपात बदल जाएगा 3 वर्ष बाद में, और 3 वर्ष बाद का दिया हुआ है जो कि इसी के बराबर होगा। तो इस तरीके से अगर आप लिखने के लिए सीख गए तो बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। इसमें कोई आपको ट्रिक का जरूरत नहीं पड़ेगा, इससे भी आप बहुत ही आसान तरीके से कम समय में सॉल्व कर लेंगे। लेकिन ये मेन कॉन्सेप्ट है, अगर आप इसको समझ लिए तो फिर कभी जिंदगी में नहीं भूलेंगे। अब आपको क्या करना है, तिरछा तिरछी गुना करना है। तो 3×3 9x हो जाएगा, फिर से 3×3 9 हो जाएगा और इसको गुना करेंगे 4 दूना 8x और इसको गुना करेंगे 4×3 12। इस तरीके से आपको लिखना है। अब इसको इधर में लाएंगे तो क्या हो जाएगा, यानी कि माइनस हो जाएगा और इसके साथ घट जाएगा। तो क्या बचेगा, 9x में 8x घटाएंगे तो x बचेगा। अब क्या करेंगे, इसको उधर में ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा और 12 के साथ घट जाएगा। तो 12 में 9 घटाएंगे तो 9 3 12 होता है, यानी कि इधर में 3 आ गया, x का वैल्यू आ गया। अब आपसे क्या पूछा है, अमर की वर्तमान आयु कितने वर्ष है। अब यहाँ पर आपको समझना अमर और अंजलि, यानी कि अमर और अंजलि का अनुपात दिया हुआ था तो हम लोग x मान लिए। तो ये वाला क्या है, यानी कि 2x अमर का वर्तमान आयु है और 3x अंजलि का वर्तमान आयु है। समझने का प्रयास कीजिएगा। तो अब यहाँ पर आपको क्या करना है, 2x अमर का वर्तमान आयु कितना है, 2x है। तो क्या करेंगे, x का वैल्यू रख देंगे तो क्या हो जाएगा, 2×3 6, यानी कि अमर का वर्तमान आयु कितना है, 6 वर्ष है। अगर आप ट्रिक में सॉल्व करेंगे तो भी जल्दी में आंसर आ जाएगा। अगर आप मेन कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे तो मेन कॉन्सेप्ट से भी आपको आंसर बहुत जल्दी मिल जाएगा। लेकिन मेन कॉन्सेप्ट को समझने से फायदा है कि आप कभी नहीं भूलेंगे। अगर आप ट्रिक याद करते हैं, ट्रिक सीखते हैं, अगर भूल गए तो फिर कभी सॉल्व नहीं हो पाएगा। अगला प्रश्न 11 नंबर। सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझ लेना है। 6 साल पहले कमल तथा सुरेश की आयु का अनुपात 6:5 था। 4 साल बाद अनुपात 11:10 हो जाता है। तो सुरेश की वर्तमान उम्र क्या है। बहुत ही आसान प्रश्न है। इस प्रश्न को मैं बहुत बार ट्रिक में बता चुका हूं। अगर आप ट्रिक देखना चाहते हैं तो आयु संबंधी वीडियो को देख लीजिएगा, आपको वहां पर ट्रिक भी मिल जाएगा और कॉन्सेप्ट भी मिल जाएगा। लेकिन आज मैं सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट में बताऊंगा, समझने का कोशिश कीजिएगा। तो सबसे पहले आपको लिखना है 6 साल पहले का अनुपात दिया हुआ है तो इसको आपको लिख लेना है 6/5। समझने का कोशिश कीजिएगा। अब इसके साथ x लेके चलेंगे। x लेने का मतलब 6 साल पहले का ये कमल का आयु है और 6 साल पहले का ये सुरेश का आयु है। अगर इसमें 6 जोड़ देंगे तो हम लोग वर्तमान में पहुंच जाएंगे। समझने का कोशिश कीजिएगा, बहुत ही आसान है। और अगला जो अनुपात है वो कब का है,
4 साल बाद का है, समझने का कोशिश कीजिएगा। अगर फिर से इसमें हम लोग 4 जोड़ देंगे तो 4 साल बाद में पहुंच जाएंगे और 4 साल बाद का अनुपात दिया हुआ है जो कि इसी के बराबर होगा। कितना है? 11:10 यानी कि 11/10 है। अब इसी को सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले x का वैल्यू मिल जाएगा, समझने का कोशिश कीजिएगा, बहुत ही आसान है। तो सबसे पहले इसको जोड़ेंगे। अगर आप समझे रहते तो इसको डायरेक्ट आप जोड़ के लिखते, तो एक बार मैं जोड़ लेता हूं। तो यहां पर हो जाएगा 10 और यहां पर देख लीजिए फिर से 5x + 10 हो जाएगा और यहां पर 11/10 है, समझने का कोशिश कीजिएगा। अब तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो इसको गुना करेंगे तो यहां पर हो जाएगा 60x और इसको गुना करेंगे तो यहां पर हो जाएगा 100 और इसको गुना करेंगे तो 11×5 = 55x हो जाएगा और इसको गुना करेंगे तो 110 हो जाएगा। समझने का प्रयास कीजिएगा, बहुत ही आसान है। देखिए सबसे पहले इसको इधर में लाएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा, तो इसके साथ घटेगा, यानी कि 60 में 55 घटाएंगे तो 5x बचेगा। अब यहां पर देखिए इसको इधर में ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा और इसके साथ घटेगा, यहां पर ले जाना है, समझने का कोशिश कीजिएगा। तो क्या होगा? घटेगा, तो 110 में 100 घटाना है तो 10 बचेगा। अब यहाँ पर देखिए 5 से काटेंगे तो 5 दूना 10 यानी कि x बराबर कितना आ गया? 2 आ गया। देखिए कितना आसान है, आपको क्या जरूरत है ट्रिक के पीछे भागना। देखिए मेन कॉन्सेप्ट से कितना आसान तरीके से बन रहा है, समझने का कोशिश कीजिएगा। तो x का वैल्यू तो आ गया, लेकिन क्या आपको ज्ञात करना है? तो सुरेश की वर्तमान उम्र क्या है? तो अब यहां पर आपको समझना है कि सुरेश का वर्तमान उम्र क्या है, यानी कि 6 जोड़ने से हम लोग वर्तमान में पहुंचे थे। तो यहां पर देख लीजिए ऊपर में किसका है? कमल का, और नीचे वाला सुरेश का है। तो सुरेश का वर्तमान आयु इतना है, समझने का प्रयास कीजिएगा, एक बार अच्छा से सीखना है, समझना है। अब क्या करेंगे? तो 5x + 6 यानी कि ये सुरेश का वर्तमान आयु है। तो यहां पर x का वैल्यू रख देंगे, यानी कि 5 × 2 + 6 यानी कि 5 दूना 10 हो जाएगा और प्लस में 6 यानी कि 16 हो जाएगा। तो देख लीजिए कहां पर है, यानी कि 16 वर्ष, ग ऑप्शन सही है। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। अगर एक बार अच्छा से सीख लेंगे, समझ लेंगे, तो फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। और कॉन्सेप्ट एक ऐसा चीज है, भले आपको सीखने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन एक बार सीख लेंगे तो आप जिंदगी में कभी भूलेंगे नहीं। देखिए कितना आसान तरीके से, मतलब कि शॉर्टकट में आंसर आ गया है। अगला प्रश्न 12 नंबर। सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझना है। अगर प्रश्न अच्छा से समझ में आ गया तो बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। राम 500 रुपया की किसी वस्तु को श्याम को 20% हानि पर, श्याम उसे मोहन को 25% हानि पर तथा मोहन उसे रहीम को 10% हानि पर बेचता है। रहीम का क्रय मूल्य क्या है? समझने का कोशिश कीजिएगा। इसको भी मैं बहुत बार सॉल्व करके बता चुका हूं। तो क्वेश्चन किस तरीके से है? ए बी के पास बेचता है, बी सी के पास बेचता है और सी डी के पास बेचता है, डी ई के पास बेचता है। इस तरीके से बेच रहा है। तो पहला व्यक्ति का क्रय मूल्य दिया हुआ रहेगा, तो लास्ट में जो खरीद रहा है उसका क्रय मूल्य निकालने के लिए कहा जाएगा। तो पहला व्यक्ति का क्रय मूल्य दिया हुआ है, लास्ट में जो खरीद रहा है उसका क्रय मूल्य निकालना है। तो इसके लिए क्या करेंगे? इसमें आपको कुछ रटने का जरूरत नहीं है, बस कॉन्सेप्ट को एक बार अच्छा से सीख लेना है। तो पहला व्यक्ति का क्रय मूल्य दिया हुआ है, कितना है? 500 रुपया है। आपको गुना करते जाना है। अब यहां पर क्या करेंगे? तो सबसे पहले राम किसी वस्तु को श्याम को 20% हानि पर बेचता है, 20% हानि पर बेचता है। तो 100 माइनस क्या करेंगे? 100 माइनस 20 करेंगे तो हो जाएगा 80। अब समझने का प्रयास कीजिएगा। तो 80 को ऊपर में रखेंगे और 100 को नीचे में रखेंगे। इस तरीके से आपको लिखते जाना है। इसके बाद श्याम उसे मोहन को 25% हानि पर, तो क्या करेंगे? 100 माइनस 25 तो 75 आएगा। तो 75 को ऊपर में और 100 को नीचे में रखेंगे। इसके बाद मोहन रहीम के पास बेच रहा है 10% हानि पर, तो 100 माइनस 10 करेंगे तो 90 होगा। 90 को ऊपर रखेंगे और 100 को नीचे रखेंगे। समझने का कोशिश कीजिएगा। अगर समझने का प्रयास कीजिएगा, ए बी के पास बेचता है, बी सी के पास बेचता है, सी डी के पास बेचता है। अगर इसका क्रय मूल्य दिया हुआ रहेगा और इसका निकालना रहेगा, तो इसका क्रय मूल्य को सबसे पहले लिख लेंगे, जो भी दिया हुआ रहेगा लिख लेंगे और इसी तरीके से करेंगे, लेकिन 100 ऊपर में रहेगा और ये सब नीचे में रहेगा। बिल्कुल समझ में आ गया होगा। और इस तरह का प्रश्न में आपसे पूछा जाएगा, अगर इसका क्रय मूल्य दिया हुआ है तो लास्ट वाला का खरीदने के लिए कहा जाएगा। अगर लास्ट वाला का क्रय मूल्य दिया हुआ है तो फर्स्ट वाला का क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए कहा जाएगा। इसको भी मैं समझा चुका हूं पहले।
अब इसी को सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो देख लीजिए, सबसे पहले यहां से 2 जीरो कैंसिल, यहां से 2 जीरो कैंसिल, और इसको काटेंगे 25 से, तो 25 तिया 75 और 25 चौके 100 हो जाएगा, और 4 दूना 8 हो जाएगा। देख लीजिए, बहुत ही आसान तरीके से आंसर आ रहा है। अब सभी को गुना करेंगे, यहाँ पर 9 बच गया, यहाँ पर 3 बच गया, यहाँ पर 2, यहाँ पर 5, तो 5 दूना 10, 5 दूना 10, 10 तिया 30, और 30 नवा कितना हो जाएगा, यानी कि 9 तिया 27 और 1 जीरो, यानी कि 270 रुपया। देख लीजिए कहाँ पर है, ग ऑप्शन सही है। सिर्फ और सिर्फ आपको इतना ही करना है, यानी कि एक स्टेप में आंसर आ गया। और क्या चाहिए, एक बार अच्छा से सीखना है, समझना है। अगला प्रश्न 13 नंबर, इसमें क्या है, यदि राम 500 रुपया की किसी वस्तु को श्याम को 20% लाभ पर, श्याम मोहन को 10% लाभ पर बेचता है, तो मोहन का क्रय मूल्य क्या है। सेम क्वेश्चन है, यानी कि पहला व्यक्ति का क्रय मूल्य दिया हुआ है, तो आपको लिख लेना है किसके पास बेचता है, राम श्याम के पास बेचता है 20% लाभ पर, तो लाभ हुआ है तो 100 + 20 करेंगे, तो 120 ऊपर में और 100 नीचे में करेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, श्याम मोहन को बेचता है कितना पर, तो 10% लाभ पर बेचता है, तो 100 + 10 तो 110 हो जाएगा, तो 110 ऊपर में और 100 नीचे में रखेंगे। यहाँ से 2 जीरो कट चुका है, देख लीजिए, और यहाँ से 2 जीरो कट चुका है। 12 × 5 = 60, 12 × 5 = 60, और 6 गुने 11, 11 × 6 = 66 और 1 जीरो, यानी कि इतना आ गया है इसका सही आंसर। आपको क्या करना है, इसको गुना कर लेना है, तो इतना आ जाएगा। बहुत ही आसान था, देख लीजिए कहाँ पर है, तो ग ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न 14 नंबर, सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझ लेना है। तेल के मूल्यों में 25% वृद्धि होने पर एक गृहिणी को इसकी खपत कितने प्रतिशत कम करनी होगी कि खर्च न बढ़े। बहुत ही आसान है, मैं बहुत बार बता चुका हूं। तो आपको क्या करना है, 25% का वृद्धि हुआ है तो ऊपर में 25 रखना है, और नीचे में 100 + 25 तो कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा, और 100 से गुना कर देंगे, आंसर आ जाएगा। समझने का कोशिश कीजिएगा। तो सबसे पहले 25 × 5 = 100, और 5 से काटेंगे तो 20 × 5 = 100, यानी कि 20% खर्च में कमी करना होगा। समझने का कोशिश कीजिएगा। तो क्या बोल रहा था, इसकी खपत कितने प्रतिशत कम करनी होगी कि खर्च ना बढ़े, तो 20% कम करना होगा, तो खर्च नहीं बढ़ेगा। देख लीजिए, ग ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न 15 नंबर, सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझ लेना है। 1000 रुपया की धनराशि पर 2 वर्षों के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 10 रुपया है, वार्षिक ब्याज की दर होगी। समझने का कोशिश कीजिएगा। 2 वर्ष के लिए बोल रहा है, तो मैं पहले बता चुका हूं, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट 2 वर्ष के लिए क्या होता है, तो P × R का स्क्वायर बटे में 100 का स्क्वायर होता है। इसी से आप अंतर ज्ञात कर सकते हैं, इसी से आप मूलधन ज्ञात कर सकते हैं, इसी से आप R का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अंतर दिया हुआ है कितना है, 10 रुपया दिया हुआ है, और P का वैल्यू कितना है, 1000 है, और R का वैल्यू निकालना है, तो यहाँ पर R रहने देते हैं। समझने का कोशिश कीजिएगा। और इसको लिख सकते हैं 100 × 100, तो काटने में आसान होगा। समझने का प्रयास कीजिएगा। सबसे पहले यहाँ से देखिए 2 जीरो काट लेते हैं, इसके बाद फिर से 1 जीरो काट लेते हैं। इसके बटे में कुछ नहीं है तो 1 है। अब यहाँ पर देखिए, इसको गुना करेंगे तो यहाँ पर R का स्क्वायर हो जाएगा, और इसको गुना करेंगे तो 10 × 10 यानी कि 100 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, R का वैल्यू निकालेंगे तो इधर में स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए 100 का स्क्वायर रूट, यानी कि 100 का वर्गमूल निकालना है, तो वर्गमूल 10 हो जाएगा, यानी कि 10% इसका सही आंसर आ गया है। अगर इस तरीके से आप सीखे रहेंगे तो आप भी इस तरीके से कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम में सॉल्व कर सकते हैं। एक बार अच्छा से सीखना है, समझना है। अगर आपको कहीं पर प्रॉब्लम होता है समझने में, कहीं पर डाउट होता है, कन्फ्यूजन होता है, तो आप कमेंट में लिखिए, मैं रिप्लाई दूंगा। अगर आप 1000 बार पूछेंगे तो 1000 बार भी आपको रिप्लाई मिलेगा। लेकिन नया वाला चैनल में मैं फिर से डिस्कस करूंगा और वीडियो बना के नया वाला चैनल में अपलोड कर दूंगा। नया वाला चैनल का नाम यहां पर है, देख लीजिए, यूट्यूब में जाइए, सर्च कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तभी आपको वीडियो मिल पाएगा। आज के लिए इतना ही।